हेलो एवरीवन। हमारे क्षितिज बुक के पद्यखंड से भी कुछ चैप्टर हो गए हैं और गद्यखंड से भी कुछ चैप्टर हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम कृतिका फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। कृतिका का मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया था। चूँकि इसमें 5 ही चैप्टर होते हैं तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि इसको आगे करते हैं। एक चैप्टर मैंने कर दिया था, लेकिन कुछ ज़्यादा समय हो गया और उसके गद्यखंड और पद्यखंड दोनों से कुछ चैप्टर हो गए, तो मैंने सोचा कि आज फिर एक बार कृतिका स्टार्ट करते हैं। मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया था कृतिका का, माता का अंचल जो शिव पूजन सहाय की रचना थी, उसको हमने पढ़ा था। अब हम कृतिका का दूसरा चैप्टर जो कि कमलेश्वर जी का है, जार्ज पंचम की नाक, इसको पढ़ेंगे। जार्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कमलेश्वर जी की कहानी है, यानी व्यंग्यात्मक कहानी। इसको कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन यह व्यंग्य शैली में लिखी हुई है तो इसको हम व्यंग्यात्मक कहानी का दर्जा दे सकते हैं, विधा के रूप में इसको बता सकते हैं। ये कौन सी विधा है? व्यंग्यात्मक कहानी। इसकी विधा क्या है? व्यंग्यात्मक कहानी है, क्योंकि यह पूरी तरह व्यंग्य शैली में लिखी गई कथा है। तो आइए पहले देखते हैं कमलेश्वर जी के बारे में। तो कमलेश्वर जी ये नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे हैं। इनका जन्म, कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में 1932 में मैनपुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये दूरदर्शन के, हमारे जो टीवी चैनल्स का दूरदर्शन चैनल है, उसके अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। और इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें सारिका, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण इनके प्रमुख पत्र हैं जिनका इन्होंने संपादन किया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और इनको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है हमारे देश के नागरिकों के लिए, तो यहाँ पे उनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भारत सरकार ने किया था। 27 जनवरी 2007 में, यानी 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। इनका निधन कैसे हुआ था? हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हुई थी। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। ये नई कहानी आंदोलन जो है उसके अगुवा रहे हैं। अगुवा मीन्स होता है जो भी कोई कार्य होता है, कोई आयोजन होता है, कोई प्रयोजन होता है, या कोई विरोध प्रदर्शन होता है, कुछ भी इस तरह के कार्य हो जिसके लिए समूह की आवश्यकता होती है, कोई इस तरह का आंदोलन या हो, तो उसमें एक अगुवा की आवश्यकता होती है। अगुवा यानी जो उसका प्रमुख हो, जो सबको एक रास्ता निर्धारित करे, सबका दिशा निर्देशन करे, यानी दिशा निर्देश दे सभी को, उसको क्या कहते हैं? उसको अगुवा कहते हैं। तो ये कमलेश्वर जी क्या थे? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख या अगुवा थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। ये इनके कहानी संग्रह, जिंदा मुर्दे जो है इनके कहानी संग्रह है। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान ये उपन्यास है। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। इसके अलावा इन्होंने गद्य के अन्य विधाओं में भी रचना की, जिसमें आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, जो कि स्मृति पर आधारित होता है, ये रचनाएं भी इन्होंने की हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। टीवी धारावाहिक जो आते हैं उनकी पटकथाएं इन्होंने लिखी। इन्होंने कई फिल्मों की भी पटकथाएं लिखी हैं।
कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। क्या कहना चाह रहा है लेखक कि कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक संवेदनशील चित्रण है। जो हमारा समाज है वो बहुत तेज़ी से जो आज के युग में परिवर्तित हो रहा है, समाज समय के अनुसार आधुनिक हम होते जा रहे हैं, या कुछ भी जो हम एक दूसरे की नकल करके या जैसे भी हम अपने आप को बदलते जा रहे हैं, हमारा समाज बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। तो उसका बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील यानी कि जो दिल को छू जाने वाला चित्रण अपनी रचनाओं में कमलेश्वर जी ने किया है। आज की महानगरीय सभ्यता, जो हम बड़े शहरों की सभ्यता के पीछे भागते हैं, वहाँ की सभ्यता कैसी है? अकेले हो जाने की सभ्यता है, यानी समाज से कट जाना। तो यहाँ पे कह रहा लेखक, आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। जो हम धीरे धीरे महानगरीय सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, उसमें क्या है, उस सभ्यता का जो मुख्य पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि हम समाज से अलग होते हैं, अपने परिवार से भी अलग होते जाते हैं, और सिर्फ हम अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप में व्यस्त रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक समय आता है जब हम अकेले हो जाते हैं, एकाकी हो जाते हैं, और वह अकेलापन हमें बहुत ही पीड़ादायक लगता है या हमें बहुत ही कष्ट देता है, कष्टकर होता है। तो उसका इन्होंने बखूबी चित्रण किया है कि महानगरीय सभ्यता अपनाने के चक्कर में, हम आधुनिक होने के होड़ में हम इस सभ्यता को अपना तो ले रहे हैं, लेकिन फिर ये आगे चल के कितनी दुखदाई हो रही है, हमें कितनी पीड़ा, कितनी व्यथा पहुंचाती है। जो ये अकेलापन है ये हमें जीने नहीं देता है, हमको बहुत ज़्यादा दुख देता है। उसका चित्रण बहुत ही मार्मिक चित्रण, बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है, और उस व्यथा को इन्होंने समझा है बखूबी। इस वजह से उनका चित्रण इतना यथार्थ लगता है। तो ये तो कमलेश्वर जी और उनकी रचनाओं के बारे में हो गया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक। तो मैंने आपको बताया यह एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी एलिजाबेथ जो जॉर्ज पंचम थे, इनके पति थे, उनका जब यहाँ पे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का राज्य था, वहाँ पे इनका साम्राज्य था, जब जॉर्ज पंचम का, उस शहर में आने वाली थी कि जहाँ पे मैं यानी कि साथ में जो उनका था, जॉर्ज पंचम का कभी था हिंदुस्तान, उनका साम्राज्य था यहाँ पे, उस जगह पे आने वाली थी। कौन? एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की उस समय रानी थी। यानी उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा थी। भारत तुरंत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से। वो जो हम पर शासन कर चुके थे, उनकी महारानी हमारे बीच, हमारे हिंदुस्तान में आने वाली थी। और यहाँ पे जॉर्ज पंचम यानी उनके पति की जगह जगह लाट, यानी जगह जगह जो उनके मूर्ति लगाई गई थी खंभे के रूप में, उस पर उनकी नाक लगी होती थी। उस पे इन्होंने व्यंग्यात्मक कहानी लिखी हुई है यहाँ पे। तो आगे हम देखते हैं, पधारने वाली थी यानी हिंदुस्तान में आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। तो हमारे अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में इसी बात की चर्चा थी कि महारानी एलिजाबेथ हमारे देश, इंग्लैंड से हमारे देश भारत आने वाली हैं। इसकी चर्चाएं अखबारों में ज़ोरों शोरों पर थी। आप देखते हैं आज भी मीडिया हमारा कितना सक्रिय रहता है। अब तो नेट और टेलीविज़न के द्वारा सूचना तुरंत पहुंचती है, और सारे चैनल्स पे आप देखेंगे, एक छोटी सी बात होगी तो सारे चैनल्स पे वही बात छाई रहती है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय अखबार ही एक माध्यम थे किसी
समाचार को सुनने और जानने के लिए, और कोई भी इस तरह के नए समाचार आते थे तो अखबारों की बिक्री बढ़ जाती थी। लोग अखबारों के आते ही उस पर झुक जाते थे कि देखें क्या नया है। और उस समय अखबारों में मुख्य चर्चा क्या थी? एलिजाबेथ के आने की, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, हमारे लिए विशेष अतिथि थी, क्योंकि वो अंग्रेज हमारे देश पे राज्य करके गए थे, तो उसके बाद भी वो हमारे लिए विशेष थे। यह व्यंग छिपा है इस कहानी में कि जिसने हमारे ऊपर कुशासन किया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी रानी अगर आ रही है तो हम उसके स्वागत के लिए कितने व्याकुल हैं। कितनी ये व्यवस्था जो है हमारे उपनिवेशवाद की संस्कृति की झलक इसमें दिखाई देती है। उस पर व्यंग कसा है यहाँ पे लेखक ने, जो उपनिवेशवाद की संस्कृति हमारे दिमाग में बैठी हुई है और उसके पीछे जो हम भागते जा रहे हैं, उसकी झलक उस पर व्यंग करते हुए लेखक ने यह व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है व्यंग शैली में। तो अखबारों में वो चर्चे हो रहे थे किसके? एलिजाबेथ के आने के। शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। यहाँ के अखबारों में चर्चाएं निकलती थी। क्या चर्चाएं थी? कि रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी। लंदन के अखबारों से यहाँ के अखबार खबर लाकर छापते थे कि वहाँ पे कैसी कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। जो रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आने वाली हैं, तो वहाँ कैसी कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, उसके बारे में यहाँ के अखबारों में रोज़ चर्चाएं हो रही थी। अब तैयारियाँ कैसी कैसी हो रही हैं आगे बता रहा है लेखक। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। ये जो दौरा था, 3 देशों का दौरा था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। नेपाल हमारे देश से सटा हुआ, आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान तुरंत अंग्रेज़ों के कहा जाएगा कि अंग्रेज़ों के सहयोग की वजह से ही यहाँ से पाकिस्तान अलग हुआ। अगर अंग्रेज़ हमारे देश पर हावी नहीं होते, हमारे देश को गुलाम नहीं बनाते, तो शायद यह नौबत नहीं आती कि पाकिस्तान हमारे देश से अलग हो जाता। तो वहाँ का भी दौरा एलिजाबेथ को करना था, पाकिस्तान का, जो कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल 3 देशों के दौरे पर निकली थी महारानी एलिजाबेथ। तो वहाँ उनका दर्जी परेशान था कि किस देश में कब और कैसे, कौन सी ड्रेस पहनेंगी, कौन सी पोशाक पहनेंगी। इसके लिए उनका टेलर परेशान था, क्योंकि वो ही उनके ड्रेस डिज़ाइन करता था और निर्धारित करता था कि किस समय क्या पहनना है। इसके अलावा उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनसे पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। उनका जो सेक्रेटरी था महारानी एलिजाबेथ का, और उनके जो जासूस थे, वो भी शायद इस महाद्वीप का, इस एशिया महाद्वीप का दौरा करना चाहते थे कि पहले वहाँ का माहौल देख लें, वहाँ की स्थिति देख लें, परिवेश देख लें कि महारानी को वहाँ दौरा करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसा माहौल होगा वहाँ का, वहाँ की यात्रा उनके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो शायद उनके सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले हमारे महाद्वीप का, इन देशों का, भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करना चाहते थे। इस महाद्वीप का आखिर कोई मजाक तो था नहीं, ज़माना चूँकि नया था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, यानी कि एलिजाबेथ का हिंदुस्तान आना कोई मजाक की बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ हमारे द्वीप में दौरा करने आ रही थी, टहलने के लिए आ रही थी। यहाँ पे भी लेखक का व्यंग कहीं न कहीं छुपा हुआ है कि उनका आना बहुत बड़ी बात थी, कोई मजाक की बात नहीं थी। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, यानी जो अब ज़माना नया आ गया था, हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। फौज फाटे, यहाँ पे फाटे शब्द का एक बोलचाल की भाषा का शब्द इस्तेमाल किया है क्षेत्रीय भाषा का लेखक ने, कि यानी तामझाम, फौज वाली तामझाम के साथ आने का ज़माना नहीं था, क्योंकि अब हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत आज़ाद हो चुका था।
तो उनकी फ़ौज का यहाँ पे कोई ऐसा डर नहीं रहता। तो वो ज़माना तो गया बीत चुका था, तो कि वो फ़ौज के साथ आगे आगे सवारी पर बैठी हों और पीछे पीछे उनकी लंबी चौड़ी फ़ौज हो, वो ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान में उनकी फ़ौज नहीं थी, हमारा अपना राज्य था हिंदुस्तान में, और नया ज़माना आ चुका था, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फैज़ तैयार हो रही थी। अब ज़माना नया आ गया था, यानी हिंदुस्तान पे हमारा अपना अधिकार था, हम हिंदुस्तानियों का अधिकार था। और अगर कोई हस्ती हिंदुस्तान आ रही थी तो उनको कौन सी फ़ौज घेर लेती। आप देखते हैं कोई छोटी सी बात होती है, कोई नेता मंत्री कोई भी इस तरह का आदमी अगर कोई भी सेलिब्रिटी दिखाई देता है तो मीडिया किस तरह से उनको घेर लेती है। तो उसी पे व्यंग कर रहा है लेखक, इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी कि कौन किस एंगल से फ़ोटो खींचेगा, कौन कितनी ज़्यादा फ़ोटो अपनी पत्रिकाओं के लिए खींच पाएगा। इसके लिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे कि हम कैसे किस तरीके से कोई फ़ोटो खींचेंगे, कौन से कैमरे से खींचेंगे। पत्रकार अपनी व्यवस्था में जुटे हुए थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आ रही थी, यानी जो उससे संबंधित महारानी के टूर से, महारानी एलिजाबेथ के दौरे से संबंधित जो भी खबर इंग्लैंड के अखबारों में निकलती थी, उसकी फ़ोटोकॉपी या उसकी कतरन इंडियन अखबारों में रहती थी, चिपकी रहती थी या उस पर छपी रहती थी कि यहाँ पे ये तैयारी हो रही इंग्लैंड में, ऐसे आना है महारानी को। हर दूसरे दिन ऐसी खबरें, इंग्लैंड की खबरें भारतीय अखबारों में मिलती थी कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। क्या खबर थी? रानी ने बहुत हल्के कलर, नीले और नीला कलर हल्के में, जैसे आसमान का कलर होता है, उस कलर का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। यहाँ पे देखिए, फिर लेखक का व्यंग, बहुत ही मार्मिक व्यंग, बहुत अंदर तक जाने पर, तह तक जाने पर आपको समझ में आएगा कैसा व्यंग यहाँ पे छुपा हुआ है कि वह ड्रेस जिसकी चर्चा हो रही है, वह जो यहाँ आने वाली है, जिसके लिए पूरा भारत तैयारियाँ कर रहा है, अखबार पटे पड़े हैं, जिसके आने की खबर सुनकर उस बात की तैयारी में लगे हैं, वह उसकी ड्रेस भी एक चर्चा का विषय बन गई है कि वह क्या पहन के जाएंगे। उनका टेलर जिस बारे में सोच रहा है, यहाँ पे जिस बात की चर्चा हो रही है कि उनका टेलर परेशान है क्या पहन के जाएंगे। और वह जो ड्रेस बनी है वह कहाँ से आई है? वह हिंदुस्तान से आई है। यहाँ भी हमारे हिंदुस्तान की महत्ता दिखाते हुए जो ये उपनिवेशवाद की संस्कृति के पीछे भागने वाले लोग हैं, उन पर व्यंग किया है लेखक ने, यह बताकर कि वह कपड़ा भारत से, हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। उस सूट पे खर्च कितना आया था? 400 पाउंड। 400 पाउंड खर्चा आया था। और वह सूट कहाँ से गया था? हिंदुस्तान से मंगवाया गया था उसका कपड़ा। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। जन्म पत्री यानी उन्होंने कहाँ, कब और जन्म लिया, उनके माँ बाप कौन थे, कितनी उम्र है उनकी, ये सारी बातें उसको लेखक ने व्यंग्यात्मक लहजे में जन्म पत्र लिखा है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। प्रिंस यानी राजकुमार के तमाम घटनाएं, उनसे जुड़ी हुई उनके तमाम क्रियाकलाप भी पेपरों में छप के आने लगे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। अब देखिए, यहाँ भी व्यंग दिखाई दे रहा है कि और तो और रानी जो आ रही हैं उनके चर्चे तो हो रहे हैं, उनके नौकरों तक के चर्चे अखबारों में मिल रहे हैं। उनके बावर्चियों के जब उनके खाना बनाते हैं, खानसामों यानी जो रसोई का देख रेख करने वाला होता है, यानी रसोई का व्यवस्थापक आप उसको कह सकते हैं। मेन खानसामा जो होता है व्यवस्थापक, बावर्ची यानी जो खाना सिर्फ भोजन पकाने से मतलब रखता है और जो पूरे रसोई की व्यवस्था देखता है कि क्या बनना है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या आना है, क्या जाना है, किस चीज़ को नहीं बनाना है, ये व्यवस्था देखने वाला खानसामा बोला जाता है। और अंगरक्षकों, उनके जो बॉडीगार्ड थे,
उनकी भी पूरी पूरी जीवनियाँ पेपरों में, अखबारों में आने लगी। उनकी तस्वीरों से अखबारें पट गए। उनकी भी यहाँ तक कि शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। उस समय महारानी के महल में जो कुत्ते रहते थे, पालतू कुत्ते जो थे, उनके पेट थे, उनकी भी तस्वीरें पेपरों में छपकर आने लगी। यानी सीमा एकदम चरमोत्कर्ष पे उपनिवेशवाद पहुंच गया है। सामंतवादी प्रथा, जो कि वो अंग्रेज जो हमें गुलाम बनाकर, हम पे कुशासन करके, हमारे साथ दुर्व्यवहार करके अपने देश गए बहुत मुश्किल से, उसके महारानी के आने पर हमारे देश में इतनी तैयारी की उसके कुत्ते तक की तस्वीरें हमारे अखबारों में छपकर आ रही हैं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही थी, खूब शोर शराबा हो रहा था। महारानी आने वाली है, कब आएंगी, कैसा ड्रेस पहन के आएंगी, ये सारी चर्चाएं थी। चारों तरफ एक ही चर्चा, खूब शोर शराबा। फिर क्या कहता लेखक, शंख इंग्लैंड में बज रहा था। तैयारियां तो इंग्लैंड में चल रही थी और गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। तैयारियां इंग्लैंड में चल रही थी, उसकी चर्चाएं कहाँ, हमारे हिंदुस्तान में हो रही थी। वैसे भी हिंदुस्तान में चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई भी एक छोटी सी बात मिल जाती है, बस लोगों खोजते रहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक मिले जिस पे हम चर्चा आरंभ करें, जैसे लगता है। तो ऐसा उस समय भी हुआ। लोग चर्चा किस बात की कर रहे थे, महारानी एलिजाबेथ की इंग्लैंड की तैयारियों की। यानी यहाँ पे एक मुहावरे का रूप दिया है लेखक ने व्यंग को अपने। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, उसकी आवाज़ हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। हिंदुस्तान में सनसनी फैली हुई थी। यानी यहाँ के हुक्मरान इतने उत्सुक थे, इतने व्याकुल थे कि किस तरह से महारानी एलिजाबेथ का स्वागत करना है। राजधानी में पूरा तहलका मचा हुआ था कि जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहन कर आ रही है, 500 पाउंड यानी 5,000 रुपये का वह रेशमी सूट, जो कि हमारे हिंदुस्तान से ही गया है, लेकिन उसका महत्व वहाँ जाकर बढ़ गया। महारानी एलिजाबेथ पहन कर आ रही हैं, उसका इतना बड़ा महत्व हो गया। वो जब कपड़ा आखिर हमारे देश में बना, तो हमारे देश में उसका महत्व इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि महारानी एलिजाबेथ पहन के आ रही हैं, तो ऐसा सनसनी फैली हुई है कि जो महारानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहन कर आ रही हैं, पालम हवाई अड्डे पर पहुँचेंगी। यानी दिल्ली का हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, वहाँ पर रानी उतरने वाली थी। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, यानी उसके लिए कुछ खास, उसके स्वागत की तैयारियां बहुत विशेष होनी चाहिए। क्योंकि उनका सूट 5,000 रुपये का था। उस समय 5,000 रुपये काफ़ी महत्व रखते थे। आजकल तो बहुत नॉर्मल लोग 5,000 रुपये के सूट पहन लेते हैं, लेकिन उस समय 5,000 रुपये यानी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, 5,000 रुपये का सूट पहनना। तो उनके लिए कुछ खास तो होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे के हुक्मरान सोच रहे थे। और चारों तरफ तहलका मचा था, सनसनी फैली हुई थी कि कुछ विशेष स्वागत की तैयारी होनी चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते थे कि कुछ स्वागत की तैयारी नहीं, बल्कि बहुत कुछ होना चाहिए, एकदम विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत कुछ खास होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। यहाँ पे भी लेखक ने व्यंग किया है कि जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, जिसके बावर्ची भी युद्ध करना जानते हैं, उसके शान शौकत के क्या कहने। यानी जिसका एक एक बच्चा सैनिक है, उसकी शान शौकत तो बहुत बड़ी होगी, क्या उस बात का कहना। और वह रानी दिल्ली आ रही है, नई दिल्ली में, जिसके बावर्ची, जिसके नौकर भी ऐसे हैं, जिसकी इतनी शान शौकत है, वह महारानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। नई दिल्ली का यहाँ पे जैसे लेखक ने मानवीकरण कर दिया है कि नई दिल्ली स्वयं में इतरा रही है, स्वयं पर घमंड कर रही है कि एलिजाबेथ महारानी हमारे शहर में पधार रही हैं, हमारे घर में आ रही हैं, दिल्ली में आ रही हैं। तो दिल्ली ने भी
एक बार दिल्ली को भी अहम हो आया और दिल्ली के मुंह से बेसाख्ता दिल्ली ने जब अपनी तरफ देखा कि मेरे यहाँ महारानी एलिजाबेथ आ रही हैं, तो बेसाख्ता मुंह से निकल गया। बेसाख्ता यानी स्वाभाविक रूप से, जैसे किसी चीज़ में आप लीन हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपके मुंह से आप नहीं चाहते हुए भी कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, अनायास ही स्वाभाविक रूप से कुछ आपके मुंह से निकल जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है लेखक व्यंग में कि दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया क्या, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये एक गाने की लाइन भी है और इसको यहाँ पे लेखक ने प्रयोग किया है कि महारानी एलिजाबेथ के आने पर दिल्ली अपने आप पे किस कदर गर्व महसूस कर रही है। कभी अपने आप को देखती है, कभी महारानी एलिजाबेथ को देखती है कि अरे इतनी ऊंची चीज़ मेरे घर में, मेरे आंगन में। दिल्ली सोचती है कि मैं तो बहुत अपने आप को यहाँ पे तुच्छ दिखा रहा है कि कोई वह बहुत बड़ी चीज़ हो गई महारानी, हमारी दिल्ली छोटी हो गई। यही आपको हर जगह जगह पे लेखक के व्यंग दिखाई देंगे इस कहानी में। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट यानी उसको नया रूप दिया जाने लगा दिल्ली को। किस प्रकार से? उसका साज श्रृंगार के द्वारा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। सॉरी, एक पैरा छूट गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा। काया पलट हो रहा है लेकिन किसी ने कहा नहीं है बात कि यह तुम करो या तुम करो। किसी ने किसी का मुंह नहीं देखा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। यानी सड़कों की जो टूटे फूटे रोड थे, कहीं भी जहाँ गड्ढा था वो सारे भर दिए गए और सड़कें जवान हो गई। यानी जैसे एक युवा में पूरी तरह स्वस्थ होता है, कोई बीमारी नहीं होती, उसी तरह सड़कें एकदम अच्छी, सुंदर और चमचमाती हुई तैयार हो गई। उनमें जो भी कमियां थीं उसको दूर कर दिया गया, उनके टूटे फूटे जगहों को भर दिया गया। नई चमक के साथ सड़कें चमचमाने लगीं और उनका काया पलट हो गया। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। सड़कों पे जो गंदगी थी उसको बुढ़ापा के रूप में प्रस्तुत किया है लेखक ने। वहाँ पे रूपक का प्रयोग करते हुए लेखक ने लिखा है बुढ़ापे की धूल। वो जो बुढ़ापा रूपी धूल था, जो गंदगी थी, वह सड़कों से साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन ना यानी कोई कोमलांगी जो 17-18 वर्ष की सुंदर नवयुवतियाँ होती हैं, वह जब बहुत श्रृंगार कर लेती हैं तो जिस तरह से सुंदर दिखती हैं, उसी तरह इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। जैसे लगता था कोई युवा स्त्री, कोमलांगी स्त्री श्रृंगार। नाजनीन मीन्स होता यह कोमलांगी यानी कोमल अंगों वाली सुकुमार कन्या। उसने जैसे श्रृंगार करके एक नया रूप धारण किया हो, वैसे इमारतों का श्रृंगार हो गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। अब एक बड़ी मुश्किल पेश आ गई। मुश्किल क्या है? अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है नए सिरे से। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। क्या पेश था? जॉर्ज पंचम की नाक। अब हम आ गए अपनी कहानी के मेन मुद्दे पर। एक बड़ी मुश्किल जो पेश आई वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक, उस समय जब जॉर्ज पंचम यहाँ के राजा थे, जगह जगह उन्होंने अपने लाट लगवाए थे, अपने खम्भे के रूप में अपनी प्रतिमा लगवाई थी, उस पर उनकी नाक थी। तो यहाँ पे लेखक व्यंग करना, वहाँ उस समय स्थिति क्या थी? जो हमारा देश था दो विचारों में विभक्त हो गया था। कुछ लोग जॉर्ज पंचम जो कि यहाँ का राजा रह चुका था, उस समय उसने जो भारत की दुर्दशा की थी, जो भी कुशासन यहाँ पे हुआ था, उसके वजह से उसका बदला निकालने के लिए कुछ लोग उसकी नाक काट देते थे, यानी उसको अपमानित करना चाहते थे। इस तरीके से उनका अपना तरीका था उन्हें अपमानित करने का। और कुछ लोग कहते थे नहीं, उनकी नाक अपने स्थान पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुसीबत क्या थी कि जिन लाटों से जॉर्ज पंचम की नाक गायब कर दी गई है, वह बड़ी मुसीबत की बात थी
कि महारानी यहाँ आएंगी और अपने राजा की नाक नहीं देखेंगी तो ये हमारे देश की नाक कट जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कि उनके राजा का अपमान होगा तो यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही लिख रहा है लेखक, नई दिल्ली में सब कुछ था, यानी सब कुछ उस समय था हमारे पास, सब कुछ होता जा रहा था, जो भी तैयारियां बाकी थी वो पूरी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, जो नहीं हो पाया था वो उम्मीद थी कि हो जाएगी। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। तो लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, अभी आपने पढ़ा कि सब कुछ था, पर मुसीबत क्या थी? नाक, यानी जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, वही सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। वहाँ यहाँ के हुक्मरानों के लिए, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए भी सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक अगर नहीं रहेगी तो रानी आएंगी तो क्या सोचेंगी, हमारी कितनी बदनामी होगी, हमारी तो नाक ही कट जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रहेगी तो आज इस चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं और आगे का चैप्टर दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसको आप एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करिएगा और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि व्यंग्य शैली में लिखा हुआ है तो शायद आपको ठीक प्रकार से एक बार में समझ में ना आए। फिर से एक बार इसको आप अगर पूरा रीड किए रहेंगे तो मेरे समझाने पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।